प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, टुडे आवर टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें हम क्या करेंगे। अब ये जो टॉपिक है आपका, अब तक जो मैंने करवाया, अब तक मैंने 3 टॉपिक आपको करवाए। रेट ऑफ रिएक्शन करवा दिया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उसके फैक्टर्स करवा दिए, ऑर्डर करवा दिया और मोलिकुलरिटी करवा दिया। इन सभी टॉपिक में से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, मे बी 1 मार्क का हो, मे बी 2 मार्क का हो। मतलब अभी तक जो पोर्शन आपने किया है वहां से क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। अब आज से एक नया पोर्शन आपका शुरू हो रहा है, इससे कंफर्म है 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ग्राफ बेस भी हो सकता है, न्यूमेरिकल बेस भी हो सकता है। कल भी इसके बेस पे क्वेश्चंस थे, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो सारे। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 3 नंबर का न्यूमेरिकल इस टॉपिक से कंफर्म आता है। तो देखिए क्या है इसमें बेटा, व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप सबको पता है जो रिएक्शन इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, रिएक्शन which remains independent, reaction which remains independent from concentration of reactants। बेटा ऐसी रिएक्शन जो इंडिपेंडेंट रहती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया N2 गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस, इससे बन गया 2 मोल ऑफ NH3 गैस, और मैंने यहाँ एरो पे लिख दिया Fe सॉलिड। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानने की। अगर कभी भी आपको किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट दिख जाए, जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। दैट रिएक्शन बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास चाहे N2 का 1 मोल हो, चाहे 2 मोल हो, चाहे 20 मोल हो, जितने भी मोल N2 के हैं वो सब के सब कहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, आयरन सॉलिड के सरफेस पे। कैटलिस्ट प्रोवाइड द सरफेस। ऐसे कितने ही कंसंट्रेशन H2 की हो, चाहे कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो, उससे रिएक्शन के रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज होल ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो जब भी कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, then that reaction belongs to zero order। ठीक है बेटा, तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है। ये बात सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको जरूर याद रखना। अब इसके बाद देखिए इसका रेट एक्सप्रेशन। हमने मान लो एक सिंपल सी रिएक्शन ली, लेट ए रिएक्शन ए से बन रहा है बी, ए से क्या बना बेटा, बी बना। तो अब मैं आपको कहूं कि आप इसका रेट लिखो, तो रेट इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू ए की पावर में क्या आया, जीरो, बिकॉज हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये टर्म कहां से आई, तो बड़ा सिंपल सा कहना है, इट अराइज एक्सपेरिमेंटली। इट अराइज एक्सपेरिमेंटली, इट मींस रेट इक्वल टू क्या हो गया, के, बिकॉज आप सबको पता है ए की पावर जीरो, इसका मतलब तो क्या है 1, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो रेट किसके इक्वल आ गया, के इक्वल, रेट इक्वल्स टू के हो गया। अच्छा, अब इसका सेकंड तरीका डिफरेंशियल रेट क्या होगा इसका। अगर मैं इसी का डिफरेंशियल रेट लिखूं तो कैसे लिखूंगी, जो पहले आपको सिखाया था, ए की कंसंट्रेशन घट रही है, बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो माइनस डी ए डिवाइड बाय डी टी, ए की कंसंट्रेशन घट रही है, इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। दोनों का रेट बराबर कब होगा, व्हेन दे आर डिवाइड बाय देयर स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो यहाँ पे कितना है 1 हो गया। और ये पूरा किसके इक्वल है, रेट के, और रेट किसके इक्वल है, के। ठीक है, रेट किसके इक्वल है, के। हो गया बेटा, बताओ। तो अब मैं इसको ये लिख लूं कि माइनस डी ए बाय डी टी, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये के। बात को समझ गए, माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। या मैं ये कह सकती हूँ माइनस डी ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी, माइनस डी ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी। हो गया बेटा। चलो अब देखो,
माइनस डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक बात और भी देख सकते हो कि रेट इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। रेट इक्वल टू क्या आ गया, के। तो अब अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करती हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट। ठीक है, तो अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो बेशक मैं कंसंट्रेशन को बढ़ा लूं, रेट तो क्या चलेगा, कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रेट जो है रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। बेशक मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, रेट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए, माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड, इंटीग्रेट फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, चलो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो करें, नेक्स्ट पेज से मूव करते हैं। हाँ बेटा, ये पेज आपका हो गया, रेज योर हैंड। ओके, रियो, मोनिशा, अंशु, हर्षित, अनीशा, निशांत, नीतू, यश, जतिंदर, सचिन, हिमांशु, दीपेश, अरविंद, बस हो ही गया मोस्टली बच्चों का। चलो देखिए, तो सेकंड पेज देखिए बेटा। अब मैंने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया दोनों साइड से, तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया डी ए का, लिमिट मैंने क्या लगाई, फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट टू फाइनल कंसंट्रेशन सी टी। ऐसे टाइम के लिए क्या लिमिट लगाई, इनिशियल टाइम टी से लेके फाइनल टाइम टी हो गया। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सी नोट क्या है, सी नोट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप ए नोट से लिखो, आर नोट से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी नोट यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की एट टाइम 0, और सी टी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। व्हाट इज सी टी, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी हो गया। और ये दोनों रिएक्टेंट के लिए है सी नोट भी और सी टी भी। तो अब बताओ बेटा ये क्या बन जाएगा, माइनस, आप सबको पता है डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, लिमिट यही है सी नोट से सी टी इज इक्वल टू के, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, टी, ये रहेगी लिमिट 0 से टी। तो अब आप बताओ ये क्या बन जाएगा, सी नोट से सी टी है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, तुमने मैथ में फिजिक्स में पढ़ा होगा, फाइनल कंसंट्रेशन सी टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट इज इक्वल टू के इंटू टी। समझ गए। अब माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया, सी नोट, और माइनस का क्या बच गया, सी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू टी, इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू टी। तो मैं इसको अब ये लिख सकती हूँ कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नोट माइनस सी टी डिवाइड बाय टाइम टी। बच्चों ये आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आया, किसका, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, किसका बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। समझ गए। अब जो ये सी नोट है ना, मैं चाहूँ तो इसको आर नोट से लिख सकती हूँ और सी टी को आर से लिख ले। आर नोट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर हो गया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब के निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, आर नोट माइनस आर डिवाइड बाय टी। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में तुम्हें गिवन होगी, आर नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, आर है रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन, टी आपका टाइम है, और के आपको पता ही है, के इज द रेट कांस्टेंट। हो गया। तो चलो अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना बेटा, इक्वेशन ये बनी, सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के इंटू टी, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। अब इस इक्वेशन 2 को देखते हुए हमें ग्राफ प्लॉट करें। तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया y इक्वल टू एम एक्स। बेटा आप सबको मैंने बार बार बता रखा है, अपने केमिस्ट्री में एक ही इक्वेशन फॉलो होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, उसी के बेस पे होता है। तो अब देखिए मैंने y एक्सिस पे क्या लिया, सी नोट माइनस सी टी, और मैंने x एक्सिस पे लिया t।
ठीक है, और मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टी। तो आप सबको पता है एम यहाँ पे क्या होगा, स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो स्लोप इक्वल टू क्या हुआ बोलो, स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप होगा के इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो स्लोप की वैल्यू क्या आई बेटा, के। स्लोप की वैल्यू क्या आई, के। समझ गई। तो मेरे ख्याल से आपको इस ग्राफ में कोई डाउट नहीं होगा। y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ये ग्राफ होगा। कल तुमने देखा होगा पेपर में ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे, है ना। तो वो हम सारे क्लास में करेंगे, 2-3 लेक्चर के बाद ये टॉपिक पूरा पढ़ ले फिर करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। चलो अब इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट अगला पॉइंट है यहाँ पे टाइम t 100%। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। ओके, मतलब बेटा इसकी हेल्प से आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये पेज आपका हो गया, समझ में आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। हरिओम, मोनिशा, यश, निशांत, मयंक, अनिशा, कुमुद, निशांत, दीपेश, सचिन। ठीक है बेटा, मोस्टली बच्चों का हो गया। ओके, देखिए बेटा आगे, अब हम यहाँ बात करते हैं t 100% की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ t 100%, मतलब कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, इट मीन्स क्या बोलोगे, whole of the reactant consumed, it means whole of the reactant consumed। जब सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, देन CT या R, ये चीज क्या होती है बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। CT से लिख लो या R से लिख लो। अब अगर सारा रिएक्टेंट ही कंज्यूम हो गया तो CT या R किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। समझ गए इस बात को आप, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो अब तुम देखिए फॉर्मूला क्या था बेटा, पीछे हमने किया था ना, C0 माइनस CT इज इक्वल टू K इंटू टी। तो जब मैं T ले रही हूँ 100%, व्हेन T इज 100%, तो C0 माइनस CT तो क्या हो जाएगा, जीरो, इज इक्वल टू K इंटू टी 100%। तो बताओ T 100% किसके इक्वल आया, C0 बाई K। T 100% बेटा किसके इक्वल आया, C0 बाई K के। C0 आपको पता ही है क्या है, या R0 से लिख लो, वही बात है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। C0 यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, कर लोगे। चलिए अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट अब हम करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं, ठीक है, देखिएगा, तो T 100% इक्वल टू C0 बाई KR। ये हमारा टाइम हो गया T, यहाँ मैंने कंसंट्रेशन ले ली एट द टाइम T, मतलब ये मैंने ले लिया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, इक्वेशन वही सेम है, C0 माइनस C इक्वल टू K0 इंटू T। ठीक है, इसके बेस पे ही हम कर रहे हैं। तो मैंने x एक्सिस पे लिया T और मैंने y एक्सिस पे क्या लिया, CT, फाइनल कंसंट्रेशन ले ली रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब आपका T हो जाएगा 100%, मतलब होल ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, तो जो ये आपके पॉइंट्स आएगा, ये आपका क्या हो गया, T इनफाइनाइट, या इसी को हम क्या बोल देंगे, T 100%। और ये जो आपका हुआ, ये क्या आया, C0, ये क्या आया, C0 आया। मतलब ये हुआ कि जो ये रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की, इसे हम डेफिनेट टाइम में पूरा कर सकते हैं। T 100% या T इनफाइनाइट क्या होगा, जहां पे सारे का सारा रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, कर ले बेटा आगे। फिर इसके बाद हम इसकी हाफ लाइफ करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन तो हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ही हाफ लाइफ करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये करें, फिर हम शुरू करते हैं हाफ लाइफ पीरियड इसका। देखिए बेटा,
हेडिंग डालो हाफ लाइफ पीरियड, इसी को हम बोल सकते हैं टी 50% और इसी को हम यू लिख देते हैं टी 1/2। ठीक है, हाफ लाइफ हो गया टी 50% और टी हाफ ये होगा। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड टी 50% या टी हाफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो जाए ना तो वो उसकी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ वो टाइम है जिस पर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ पीरियड? सबसे सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये बोलोगे हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 50% कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा हाफ लाइफ पीरियड, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, व्हेन ए रिएक्शन इज %50 कंप्लीट, जब कोई भी रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो जाए, या हम ये कहें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। ठीक है, या ये भी कह सकते हो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 50% रिएक्शन। जब भी रिएक्टेंट को 50% कंज्यूम करना हो तो आधा कंज्यूम करने में कितना टाइम लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो मान लो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है R0, तो हाफ लाइफ क्या होगी, जब इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाए। ठीक है, वो आपकी हाफ लाइफ होती है। जब 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। ओके, समझ गए होंगे बेटा। तो अब देखिए मैंने एक रिएक्शन भी मान लो ए से बन रहा है बी। अब जो ये ए है, जब मेरा टाइम टी था 0, तो मैंने मान लिया ए की इनिशियल कंसंट्रेशन थी R0। क्या थी बेटा, R0। ठीक है, और स्टार्टिंग में बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। फिर मैंने कह दिया टाइम टी हमारा हो गया टी सेकेंड, तो मेरा एक्स मोल जो है ना प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट मेरा कितना बच गया, R0 माइनस एक्स बच गया। R0 माइनस एक्स बच गया, जिसको मैंने R से लिख लिया मान लो फाइनल कंसंट्रेशन से, वही बात है, R0 माइनस एक्स से लिख लिया है R से। मेरे पास शुरू में मान लो R0 मोल थे रिएक्टेंट के, उसमें से वो कंज्यूम हो गया कुछ और उसने एक्स मोल प्रोडक्ट के बना दिए, तो रिएक्टेंट कितना बच गया, R बच गया। तो यहाँ पे R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, कर लोगे। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते, अभी पीछे हमने पढ़ा था K इज इक्वल्स टू क्या होता है, R0 माइनस R बाई टी। ये पीछे अभी हम पढ़ के आए थे, K इक्वल्स टू R0 माइनस R बाई टी। जब मैं ये कहूंगी व्हेन T इज 50%, जब T 50% है मतलब 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है R वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी। जो फाइनल कंसंट्रेशन है R वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। इस बात को आप समझे, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R0 माइनस 2, कब, व्हेन टाइम T इज 50%। तो इस वैल्यू को अब यहाँ पुट करो, तो T 50% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R0 माइनस R की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, R0 माइनस 2 डिवाइड बाई K। तो आप मुझे बताएं T 50% इज इक्वल्स टू क्या होगा, R0 बाई 2K। T 50% क्या होगा, R0 बाई 2K। 2 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो मैं ये कह सकती हूँ जो T 50% है
ये डिपेंडेंट है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ये तुम्हारा कंक्लूजन आ गया जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का। कंक्लूजन क्या आया जीरो ऑर्डर का, कि जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ डिपेंड करती है, रेट डिपेंड नहीं करता, रेट तो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से, लेकिन जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखें, रेट तो इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ हाफ लाइफ डिपेंड करती है। ठीक है, तो कर ले बेटा आप ये। चलो अब मैं आपको ऐसे एक दो ग्राफ और भी करवाती हूँ, देखिए हो गया पेज आपका। एक छोटा सा टॉपिक और करवा देती हूँ, बस हाफ लाइफ के ऊपर ही है। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बी बनी, मैंने कहा जब टाइम टी था जीरो, तो इसकी कंसंट्रेशन ए थी, स्टार्टिंग के प्रोडक्ट तो क्या होते हैं जीरो, फिर टाइम मेरा टी हो गया, तो मैंने कह दिया मेरा एक्स मोल बन गया बी, तो ए कितना बचा, ए माइनस एक्स। सबको पता है, मान लो मेरे पास ए मोल रिएक्टेंट था, टाइम टी के साथ में एक्स मोल उसने प्रोडक्ट बना दिया, तो रिएक्टेंट कितना बच गया, ए माइनस एक्स बच गया। मतलब जो ये ए है ये तो आर नोट है, और जो ए माइनस एक्स है ये आर है। बार बार बता चुकी हूँ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के केस में पीछे हम पढ़ के आए हैं, आर नोट माइनस आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू टी। आर नोट माइनस आर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, के नोट के इंटू टी। तो अब तुम देखो बेटा, ये तो आर नोट है और ये क्या है, आर है। वैल्यू यहाँ पुट करो तो आर नोट की जगह क्या आ जाएगा, ए, माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, इक्वल टू के इंटू टी हो गया। तो अब तुम देखो बेटा, ए से ए तो कैंसिल, एक्स इक्वल टू क्या बच गया, के इंटू टी बच गया। एक्स क्या आ गया, के इंटू टी है, ये कह सकती हूँ एक्स प्रोपोर्शनल टू टी। व्हाट इज एक्स, एक्स तो प्रोडक्ट है ना, एक्स तो क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। व्हाट इज एक्स, अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट, और ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, और टी भी तुम्हारा क्या है, एक कांस्टेंट ही होगा यहाँ पे, स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो x इक्वल टू के इंटू टी आ गया, x इक्वल टू के इंटू टी। अब इसके बेस पे ग्राफ अगर मैं प्लॉट करती हूँ, x वर्सेज टाइम t, x वर्सेज टाइम t, तो ग्राफ कैसा आएगा बोलो, y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्लोप आपका क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू के इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। हो गया, तो ऐसे इसमें ग्राफ भी आते हैं बेटा। ओके, तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का। अब इसके बाद कल हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का। ठीक है, कल हम टॉपिक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एंड देन हम इसका ग्राफ करेंगे। अभी रिलेशनशिप इसमें एक दो हम और भी करेंगे बाद में। ठीक है, टी 75% की एक रिएक्शन हो जाएगी, अभी तो वो हो नहीं पाएगी, कल करती हो बेटा टी 75% की रिएक्शन।